हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर अपना ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो रहा था ना बच्चों? यस सर, आप बोले आप कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराओगे। हाँ ठीक है। पहले ठीक है। आपके क्वेश्चन 5, 6 और 7 बाकी था, हाँ उसके हाँ बाद हाँ, आपने याद आ गया याद आ गया। चलो तो एक तो पहले इसके कोनीज रूल के 5, 6, 7 बाकी थे ना। कोनीज यस रूल सर। वाले क्वेश्चंस बाकी थे, तो पहले वो कर देता हूँ। तो चलो क्वेश्चन 5 जो दिया था, मैंने बोला था कि इसको प्योरली ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना। ट्राई टू इंटरप्रेट दिस एंटायरली ज्योमेट्रिकली। चलो, आई होप यू रिकॉल दिस। मैंने ऐसा कुछ कंक्लूड करा था कि नहीं बताओ, कि Z1/Z2 अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता था, याद आ रहा है? दैट इंप्लाइज ज्योमेट्रिकली दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर Z1 बाय, ऐसे सोचो ना, अगर Z1/Z2 प्योरली इमेजिनरी है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 π/2 हो जाएगा ना। इफ दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट प्लस और माइनस π/2 हो जाएगा। तो अगर Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट प्लस और माइनस π/2, इसका मतलब है Z1 और Z2 के बीच में एंगल 90 डिग्री, राइट? अपन ने लास्ट लेक्चर किया था ये, वी एस्टैब्लिश काइंड ऑफ सच थिंग। तो इसी चीज पे बेसिस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो ध्यान से देखना। अब उसने बोला है, अच्छा एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड यार बच्चों, नेक्स्ट सेकंड देख तो लूं क्या है। हाँ, एग्जैक्टली क्या दिया था, ध्यान से देखना। तो A-D/B-C, तो इट्स लाइक 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इफ दिस इज प्योरली इमेजिनरी, देन कैन आई से न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आर परपेंडिकुलर, है ना? तो ये देखो A-D एंड B-C परपेंडिकुलर, तो यू वुड यूजुअली गो विद समथिंग लाइक दिस कि ये A है, ये D है, ये B है, ये C है, दे आर परपेंडिकुलर। Then it is given B-D upon C-A, purely imaginary, and B-D, C-A are also perpendicular. तो कितने बच्चों को फील आ रहा है कि B-D ये है और C- ये है? कितने बच्चों को दिख रहा है फेलियर हो गया है? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये तो फेल है, जल्दी बताओ। दिस इज एपिक फेलियर। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है? यार कोनीज रूल के 3 क्वेश्चन बाकी थे। दिस इज, ये एक एक्सरसाइज 3 का मैंने 52 छोड़ दिया था होमवर्क वाला, तो वो सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो दिस डायग्राम इज एन एपिक फेलियर, दैट डज नॉट मीन कि इंटरप्रिटेशन इज अ फेलियर। वापस से देखो, ये C है, ये B है। परपेंडिकुलरिटी डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट दीज टू वेक्टर्स हैव टू बी इंटरसेक्टिंग। अब मुझे ऐसे सोच के बताओ, मैंने थोड़ा सा वापस से रिविजिट किया डायग्राम, थोड़ा सा सोच के, इज दिस स्टिल फाइन? मान लो ऐसे पॉइंट्स हैं ABCD की, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ऐसे एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करना पड़ रहा है, बट अभी भी अगर ये एंगल 90 है तो कहना है A-D/B-C प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल तो अभी भी 90 है ना। आई होप दिस इज फाइन। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला, नेक्स्ट A-D/B-C, तो अब मैंने ऐसे डायग्राम बनाया। देन B-D एंड C-A, तो B-D कितने बच्चों को दिख रहा है, ये, और C- कितने बच्चों को दिख रहा है, C-A मतलब ये। तो B-D/C-A, तो ऐसा दिख रहा है कि नाउ इट एटलीस्ट फिट्स, कुछ तो अपना बन रहा है ना? तो ऐसा बन रहा है, ये A-D, ये D पॉइंट है, ये एक्सटेंड करके 90, ये एक्सटेंड करके 90। ऑलराइट, तो क्या बन गया ये बच्चों, बताओ व्हाट इज दिस? ट्राइंगल बन गया। और कैसा ट्राइंगल बन रहा है, डू यू अंडरस्टैंड? ये प्रूव हो गया। इसके बेसिस पर D क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। D इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बात समझ रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है, D अगर ऑर्थो सेंटर है तो C-D इफ एक्सटेंडेड विल बी, C-D if extended will be perpendicular to A-B vector, और ये perpendicular, तो you could easily say C-D upon A-B must be purely imaginary। ठीक है, तो this was the question, और कुछ नहीं था इसमें, बस यही था। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या था कोनीज रूल का? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 6। तो 6 वाज थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये देखो,
उसने ऐसा बोला ए बी सी, ए बी का लेंथ गिवन है 3, बी सी का लेंथ गिवन है सी, एंड सी ए का लेंथ गिवन है 19। ओके, तो हाँ मान बी करेक्ट, सही है, वेरी गुड। तो देखो अगर अपन को कोनीज रूल लगाना है तो वी हैव टू फाइंड एन एंगल, वी हैव टू फाइंड सम एंगल। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू राइट नाउ? कौन सा एंगल निकालना चाहोगे, कौन सा एंगल निकालना चाहोगे? तो लुकिंग एट द डेटा आई वुड वांट टू फाइंड बी। क्यों? क्योंकि कोसाइन रूल, ध्यान से देखो, इफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन देन फाइंडिंग एंगल इज, द मेथड ऑफ फाइंडिंग एंगल इज कोसाइन रूल। तो इफ यू अप्लाई कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल क्या बन रहा है? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस √19 का स्क्वायर, क्या आ रहा है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, दिस इज कोसाइन रूल। तो कितना बन रहा है बच्चों? 13 माइनस 19 माइनस 6 अपॉन 12 मतलब माइनस हाफ। तो ये आ भी गया। अच्छा, अगर मैं कोई और सा एंगल निकालता तो उसमें √19 का गंदा सा टर्म रह जाता, तो हम एंगल नहीं निकाल पाते, इसलिए मैंने बी ट्राई करा और बी आ भी गया। अच्छा, तो बी एंगल इज 2π/3, द एंगल बी इज 2π/3। अगर मुझे एंगल बी मिल गया तो नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई द कोसाइन रूल, सॉरी कोसाइन रूल क्या, कोनीज रूल। तो कोनीज रूल क्या बोलता है बच्चों? व्हाट इज कोनीज रूल टेलिंग अस? अरे सॉरी, ये Z1 Z2 Z3 तो लिखने ही भूल गया। ये हुआ Z1 Z2 Z3, तो व्हाट डू वी गेट? Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is equals to this length upon this length, तो 3/2 into cis of angle between them, तो ये 120 डिग्री था। तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों? Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is 3/2 into कितना बन जाएगा? इसको एक काम करो, मुझे सिस थीटा तो हटाना ही, आई कैन सी दैट, आई कैन सी कि मुझे सिस थीटा हटाना है। तो सिस थीटा हटाने के लिए क्या करेंगे? आई थिंक बेस्ट रहेगा क्यूब कर दो दोनों साइड्स, 27/8 का क्यूब इंटू सिस 2π, चलेगा? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ऐसे टाइप का बन जाएगा, सिस 2π और सर बेसिकली। 27/8 को क्यों आपने वापस क्यूब किया? यस अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यस 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 यस, सॉरी, है ना? अभी ठीक है। तो ये बन रहा है बच्चों 2 टाइम्स Yes, Z1 माइनस Z2 का क्यूब, सॉरी मतलब सॉरी, ये माइनस 3 टाइम्स Z3 माइनस Z2 का क्यूब इज 0। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है बच्चों? a माइनस बी वाला टर्म छोड़ रहा हूं मैं, ऑफकोर्स a माइनस बी, मतलब ये इक्वल टू ये तो नहीं है, ये इक्वल टू ये तो नहीं है ना? तो इससे बचेगा मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब 0, सिंस a इज नॉट इक्वल टू b, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, Z1 Z2 में लिखना बहुत फाइट हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब 4Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9Z प्लस ab मतलब 6Z1 माइनस Z2। एक सेकेंड, वन नोट ने पोपट करवा लिया, हैंग हो गया। अरे यार वन नोट, एक सेकेंड रुको बच्चों। सर डिवाइस रीस्टार्ट करो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो जस्ट इट विल टेक 4-5 सेकेंड, हो जाता है वो। हाँ सॉरी, तो आई वाज सेइंग कि 9 टाइम्स Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस दिस इनटू दिस 6 टाइम्स Z1 माइनस Z2 इनटू Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू 0, चलेगा? तो यही प्रूव करना था बच्चों। सर एक डाउट है सर, a नॉट इक्वल टू b आपने कैसे बोला सर? देखना, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज 3/2 सिस 2π/3, है ना? ओके समझा, हाँ तो समझा। अगर मैं ये क्वेश्चन ये रख दूंगा तो क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है ना, ये हाँ a यस सर, is b सिस 2π/3 ऐसा बन रहा है ना, हाँ यहाँ से इन्फेरेंस लेते हुए, इसलिए ऐसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया, और नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो इट कैन बिकम एक्सेसिव लेंथी, कि घिसे जा रहे हो घिसे जा रहे हो घिसे जा रहे हो, कभी नहीं आ रहा। बट अगर ध्यान दोगे तो इट विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये देखो, इसका सेंटर Z0 है, अच्छे से ध्यान से देखना, कुछ डाउट हो तो पूछना। 3 एंड साइड्स हैं, 3 इसमें खाली एक बार वो लिख सकते हो, क्या प्रूफ करना था उसमें क्लियर नहीं था जब आपने लिखा था ये। समेशन Z, तो यार ग्रुप पे पूछ लेता ना मित्र, यार ऐसा ग्रुप पे पूछ लेता। दिस वाज इट, ये दिया था ना मैंने, समेशन ZI स्क्वायर इज 3n इंटू Z0 का स्क्वायर, यही दिया था। तो मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर अप टू Z3n का स्क्वायर इज 3n Z0 सर।
अब मुझे एक काम करो, बात बताओ, हैव वी सीन समथिंग सिमिलर रिसेंटली? इसी लेक्चर में हमने कुछ ऐसा सिमिलर कुछ देखा था क्या? Yes, व्हाट triangle वाज दैट? हाँ, इट काइंड ऑफ हमें मैंने और आपको याद रखने के लिए भी बोला था क्योंकि वो कहीं कहीं यूज आ जाता है. डू यू रिमेम्बर एक इक्वी लेटरल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, डू यू रिकॉल दिस? Z0 अगर सेंट्रॉइड है तो, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, एक सेकंड सोचने दो पहले. इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है, बट दिख तो वैसे ही रहा है. सर वो डिवाइडेड बाय 3 भी होगा ना? नहीं, मैं 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हूं ना दोस्त. ये 9 आया था ना रिजल्ट में हमें. नहीं नहीं, नहीं, 3 आया था. ओके सर, सॉरी मैं भूल गया तू. Sir, हाँ हाँ, can बोलो you बोलो. please explain again why A not equal to B? एक सेकेंड देख, मैंने किस चीज को A बोला है? 2 टाइम्स दिस और 3 टाइम्स दिस को B बोला है. अरे बट 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो A, 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो B. A by B is 6 2π/3 ना मित्र. अच्छा, that okay sir, got it. है ना, वही वही वही, तो इसलिए A is not equals to B. चलो, ध्यान से देखना, डॉट 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 ऐसे करते जा रहे हैं. तो ऐसे 3n वर्टाइसेस है ना बच्चों, तो ऐसे ऐसे करके डॉट 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 डॉट, फिर Zn Zn+1 Zn+2 डॉट डॉट डॉट, Z2n Z2n+1 Z2n+2 डॉट 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 एंड सो ऑन. ब्रायन, यू विल हैव टू एक्सप्लेन थोड़ा सा और, मतलब इससे एग्जैक्ट क्या बोलना चाह रहे वो क्लियर नहीं हो रहा. चलो ये देखो, आई एम थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा अलग तरीके से ट्राई कर रहा हूं. चलो ये बताओ, what can we comment on this triangle? What comment can we make on the triangle? तो ये रिलेशन लिख सकते हैं Z1 क्यों? सर इक्विलेटरल होगा ना, Very good. इक्वल. वेरी गुड. कितने बच्चों को समझा? तीनों इक्वली स्पेस्ड हैं. 1 और n+1 के बीच में n वर्टाइसेस होंगे, इनके बीच में n नहीं n-1 होंगे ऑफ कोर्स, इनके बीच में n-1, इनके बीच में n-1. तो 3 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मिलेगा कि नहीं बताओ? आई होप यू अंडरस्टैंड. जस्ट सिंपल आर्ग्यूमेंट कि इक्विलेटरल है तो Z1 स्क्वायर Zn+1 का स्क्वायर और Z2n+1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बच्चों? 3Z0 स्क्वायर, है ना? अब सबको आई थिंक दिख ही गया है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट? व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? समझ आ गई मेरी बात? ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली इक्विलेटरल ओनली. तो अगर मैं Z2 लेता हूं और Zn+2 लेता हूं और Z2n+2 लेता हूं तो ये भी इक्विलेटरल है और उसका सेंटर भी सेम ही है Z0. तो डॉट 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 लास्ट वाला Zn स्क्वायर लूंगा, Z2 स्क्वायर, ये तो इन सबको ऐड करूंगा तो डू यू अंडरस्टैंड? LHS में Zi का स्क्वायर आ जाएगा, I goes from 1 to 3n और राइट साइड में आ जाएगा 3 3 3 3 3 n टाइम्स. इज दिस क्लियर बच्चों? चलेगा? हाँ यस सर. तो ये हो गए अपने कोनीज रूल वाले. जितने अच्छे में दे सकता था क्लास में मैंने करा दिए. इससे ज्यादा कोनीज रूल पे आपसे कोई नहीं पूछ सकता. दिस इज द बेस्ट ऑफ द सम्स इन द मार्केट, वैसा था. उसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं. ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कुछ पेंडिंग थे ना, अपन ने दो ही किए थे बस, नहीं 3 किए थे. सर आपने बोला था कि आप 3 अच्छे क्वेश्चन देने वाले. हाँ नहीं, बट 1C का 21 वो तो कर दो पहले. जैसे 1C का 21 मैंने नहीं दिया था, है ना? 1C 21 ये वाला बाकी था, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, तो ये तो कर ही लेते हैं. तो 1C 21 क्या बोल रहा है बच्चों? 1C 21 एक सेकेंड बुकलेट में से देख लेता हूँ. तो 1C 21 देखो, कहाँ गया 2 है, सॉरी 1C 21, हाँ ये देखो. तो गिवन क्या है बच्चों? 1C 21 में मॉड्यूलस ऑफ Z इज √2 - 1. तो एंड Z² + 2Z cos अल्फा का मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस कितने बच्चों समझ आ रहा है? अब मेरे पास कुछ है ही नहीं अप्लाई करने के लिए, तो कैन आई ट्रीट दिस एज Z1 + Z2 का मॉड? कैन आई ट्रीट दिस एज Z1 + Z2 का मॉड? हाँ लगा लो, ठीक है. तो ये चलेगा बच्चों को. ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेज दिस. नाउ पे क्लोज अटेंशन टू दिस. अब मैं बहुत सारी चीजें ब्रेक कर रहा हूं, काफी रूल्स, मतलब वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो में कंसीडर कर रहा हूं. ध्यान से देखो. सिंस
अल्फा का कोई कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, डेटा दिया नहीं है, तो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस कॉस अल्फा का टर्म, ठीक है। आई कांट हैव आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा। तो मैं एक काम करता हूं, कितने बच्चों को ये चलेगा जल्दी बताओ। मॉड कॉस अल्फा का मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? यस निशित, करेक्ट। मॉड कॉस अल्फा का मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? हाउ डू वी गेट रिड ऑफ मॉड कॉस अल्फा? यार उसका मैक्सिमम, वर्स्ट वाला जो मैक्सिमम मोस्ट जो हो सकता है ना, वो निकाल रहा हूं मैं। तो जब मॉड कॉस अल्फा को 1 रखूंगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इज इट सेफ टू अज्यूम ये इससे बड़ा है? बताओ, ये इससे बड़ा है, इज इट सेफ टू अज्यूम? यस सर। है ना, क्योंकि मैंने कॉस की मैक्स वैल्यू डाली है, तो ये जो ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन है ये इससे तो बड़ा ही होगा, हेंस इससे भी बड़ा होगा, है ना। एंड नाउ पे क्लोज अटेंशन टू दिस, ये वाला एक्सप्रेशन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये इससे छोटा होगा। मॉड जेड का मैक्सिमम क्या है? मॉड जेड का मैक्सिमम क्या है? √2 - 1। तो जब मैं मॉड जेड को √2 - 1 रख दूंगा और ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, हाँ या ना? ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वर्स्ट टू वर्स्ट, ये कुछ भी कर लो तुम, वर्स्ट टू वर्स्ट अज्यूमिंग द वर्स्ट सिनेरियो, तब भी ये कितना बन रहा है? 3 - 2√2, √2 - 1 का स्क्वायर, और ये 2√2 - 2, मतलब ये वर्स्ट टू वर्स्ट 1 से तो छोटे ही रहेगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम सारा अच्छा अच्छा लेके मैक्सिमम मैक्सिमम लेके भी कर लो, तब भी ये 1 से छोटा रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलेगा? यस सर। उसके बाद कौन सा था इन चैप्टर 3 का? बोलो। इसमें आपने अल्फा को रियल अज्यूम किया है ना, हाँ तभी यार, अरे यार, हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार। मैंने बोला था ना, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो दे विल मेंशन, इट इज इम्पॉसिबल कि वो बिना मेंशन करे, ऐसे कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे। यस, आई अज्यूम्ड अल्फा रियल। हाँ, और 99.99% तुम्हें इमेजिनरी एंगल नहीं आएगा। जेई डज नॉट आस्क इमेजिनरी एंगल्स। 99.99% तुम्हें इमेजिनरी एंगल नहीं आएगा, और कभी आया तो दे विल हैव टू मेंशन, ऑफ कोर्स दे विल हैव टू मेंशन। ओके सर। सर बट अगर वो अल्फा रियल होता फिर तो, इमेजिनरी भी होता फिर तो उसका तो फिर पॉइंटलेस था, फिर कुछ भी हो पॉइंटलेस, सकता था। हाँ फिर पॉइंटलेस हो जाता वो क्वेश्चन, वो पॉइंटलेस हो गया था क्वेश्चन। तो कौन सा दिया था मैंने? 13 दिया था ना इसके बाद क्वेश्चन 13। डाउट है सर। बोलिए सर मतलब हम इस 1C21 में हम मैक्सिमम वैल्यू डाल के देखते रहे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, यही किया है ना हम लोग? यस, काइंड ऑफ। मैं उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोस्ट क्या हो सकता है, इग्नोरिंग मेनी रूल्स, बट मैंने देख लिया कि यार चलो इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, तब भी ये 1 से तो बड़ा नहीं होना। मतलब हमने एक मैक्सिमम रेंज निकाला है कि 1 हाँ। से ज्यादा नहीं जा सकता, बट हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 1 पे अराइव भी करे, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि देखो ना, Z1 + Z2 का मॉडुलस अगर मैं ये इसके बराबर ही ले लेता हूं, तो इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं ना कि Z1 एंड Z2 आर इन सेम डायरेक्शन, और उसके बाद फर्दर मैं Z को ऐसे रख दूं और cos अल्फा को भी सब एक साथ रख दूं, वो जरूरी नहीं कि इक्वालिटी में अपीयर, मतलब ऐसा बोलना चाहता हूं। तो अपन ने थोड़ा वीक वाला इनइक्वालिटी निकाला है, बट ऑप्शन के बेसिस पर अपन ने निकाला है, ठीक है। चलो, तो Z² - 1 का मॉड्यूलस इज ये गिवन है। कितने बच्चों को दिख रहा है कि दिस डायरेक्टली लुक्स लाइक ट्राइंगल इनइक्वालिटी ना? हमें क्या पता है बच्चों? हमें तो ये पता है कि Z1 - Z2 का मॉडुलस हमेशा ये होता है mod Z1 + mod Z2, बट क्वेश्चन के बेसिस पर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? क्वेश्चन के बेसिस पर यहाँ पर इक्वालिटी अपीयर हो रही है ना। क्वेश्चन ने बोला ये इक्वल टू ये, तो मुझे सोच के बताओ वापस से, नोट्स में तो अपन ने लिख के रखा है, ये इक्वालिटी कब अपीयर होती है? ये तो आपको आजकल चमक जाना चाहिए वेक्टर्स के बेसिस पर कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज एडिशन। आर्गुमेंट पाई होगी। हाँ, व्हेन Z² and 1 are in opposite direction, चलेगा? Z² and 1 are in opposite direction, यही बात हो गई। जब अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स लेते हो, जिसको आपने ये भी लिखा था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 is पाई, मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि बात वही है। तो कैसा ये चल जाएगा क्या? Z² and 1 are in opposite direction, इससे भी आंसर आ ही गया है। तो देख लो, 1 तो यहाँ होता है, तो Z² को कहाँ होना पड़ेगा फॉर दिस टू बी ट्रू? Z² मस्ट लाई ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, तो इसका मतलब है Z² को नेगेटिव होना पड़ेगा। और किस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है? चलेगा? Z हैज टू बी प्योरली इमेजिनरी, और Z प्योरली इमेजिनरी, तो Z लाइज ऑन
वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, समझ गए? उसका लोकस इज मतलब it has to move on y axis, it can be anywhere on the y axis, this will be true. I hope you understand this. और इन चैप्टर के क्वेश्चन 2 भी दिया था मैंने, तो क्वेश्चन 2 इज द मैक्सिमम मोस्ट दैट दे कैन आस्क। हाँ बोलो। ये नहीं समझा प्योरली इमेजिनरी वाला आपने जो राइट में देख, किया। अगर z स्क्वायर नेगेटिव है, अगर z अच्छा स्क्वायर ओके, नेगेटिव, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो मतलब प्योरली इमेजिनरी का स्क्वायर ही नेगेटिव होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स ही आएगा। ओके सर, ओके, थैंक इट मस्ट बी लाइक 2 आयोटा 3 आयोटा जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। देन क्वेश्चन 2 भी दिया था, तो दिस इज द मैक्सिमम दैट दे कैन आस्क। तो मैंने आपको लेस देन इक्वल्स टू जेई लेवल के सम दिए थे, एंड दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अब ध्यान से देखो, z प्लस 1/z का मॉड्यूलस इज गिवन 2, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? उसने मॉड z के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। यस निश्चित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये देखो, हमें क्या पता है, ये ट्रू होता है, बट रिमेंबर अगर आपको मॉड z के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो डी नॉट इग्नोर द लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, बोथ मस्ट बी ट्रू। दिस विल गिव यू कंप्लीट एंड प्रॉपर कंस्ट्रेंट ऑन द मॉड्यूलस ऑफ z। ये दोनों ट्रू होना चाहिए, इट कैन नॉट लाई आउटसाइड और बियॉन्ड दीज टू, मतलब इसके बीच में लाई करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो कितने बच्चों को चलेगा कि यार इसकी वैल्यू तो 2 दी है ना? कितने बच्चों को ये भी बात समझ आ रही है कि मॉड z एक पॉजिटिव रियल नंबर है? मॉड z इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये तो रियल नंबर्स वाला वेवी कर्व वाला इनइक्वालिटी होगा। यहां से समझाऊं कि यहां से सबको समझता है कि यार यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो रिडंडेंट टाइप हो गया, ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। इफ x इज पॉजिटिव देन x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब कब होता है यार? ये तो हमेशा ही होता है ना? z बिलोंग्स टू ऑल रियल, कुछ भी ले लो ये चल जाएगा, कुछ भी ले लो ये चल जाएगा। तो इससे अपन को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला, दिस वाज काइंड ऑफ रिडंडेंट, पॉइंटलेस निकला वो। तो इससे देखो, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर वाला क्वांटिटी इफ यू सी, अंदर वाला क्वांटिटी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मॉडुलस अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये रियल नंबर का मॉडुलस है। तो अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, तो आई होप यू रिमेंबर x इज बिटवीन -2 to 2, वो अप्लाई कर दिया मैंने। तो ये भी काइंड ऑफ बच्चों दो इनइक्वालिटी बन गई है। कैसी कैसी? एक ये वाला, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या बन रहा है? मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 मॉड z -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स है -1 प्लस -√2, तो -1 प्लस -√2 मतलब ये आ जाएगा बच्चों। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मेरे को काफी बोर होता है पूरा पूरा ऐसे फैक्टराइज करके लिखने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। -1 प्लस -√2 ना, तो -1 -√2 और एक √2 -1 ऐसा बन रहा है बच्चों। ऑफकोर्स ये तो पहले ही कैंसिल कर दो बे, क्यों? मॉड z नेगेटिव हो सकता है क्या? दैट इज अटर स्टूपिडिटी। तो इससे ये रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? मॉड z स्क्वायर -2 मॉड z -1 नॉन जीरो है, तो इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स है 1 प्लस -√2, तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो बिटवीन द रूट्स आ जाएगा, तो 1 -√2 से लेकर 1 प्लस √2। तो बच्चों ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज √2 -1 से बड़ा होना चाहिए और √2 + 1 से छोटा होना चाहिए। तो मॉड z का इंटरवल ये आ रहा है, तो इसका मिनिमम क्या है बच्चों? मॉड z का मिनिमम इज √2 -1, ये आंसर है, ठीक है। तो विच काइंड ऑफ मैचेस योर ऑप्शन? बी, ये बी ऑप्शन है, क्योंकि बी भी वो अच्छा, वो चोमू बनाने के लिए देखो कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं ये लोग। 3 - 2 √2, डू आई हैव टू एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड? √2 -1 का स्क्वायर ही होता है, √2 -1 का स्क्वायर इज 3 - 2 √2, तो वो √2 -1 है। तो दीज वर लाइक गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन थे ये बच्चों, मतलब सॉरी अच्छे मतलब ये एकदम जेई ओरिएंटेशन के थे, इससे ज्यादा जेई आपसे नहीं पूछ सकता। बट अपनी वो रही है, प्रथा रही है कि हम हमेशा जेई से एक लेवल ऊपर के 2-3 क्वेश्चन करते ही हैं। तो आई होप यहाँ तक का समझाओ, बट इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से एक लेवल ऊपर थोड़े से हैं, तो मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, बट मार्क भी कर देता हूँ कि भैया ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। गुड क्वेश्चंस आर लेफ्ट ऑन ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
इसको प्रूव करो। हाँ बोलो। अपने और दो क्वेश्चंस दिए थे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे लास्ट क्लास। नहीं यार, नहीं दिए थे, क्या बात कर रहे हो? मेरे को एंड तो में यही लिखे थे। सर उन्होंने सॉल्व कर दिया था। एक सेकंड देख लेता हूँ। एंड में और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के दिए थे। इन चैप्टर वाले के बाद, वो फोर्थ के बाद फर्स्ट। नहीं यार, सारे कर दिए। नहीं सर, या तू किसी और बैच में बैठ गया था, शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। सर, आपके बैच का एकदम लास्ट में देखो, नहीं एकदम सर, एंड हाँ में। सर, लास्ट में 3 सम दिए थे आपने, छोटे से 3 सम थे, मतलब लाइक। तो वो तो क्लास में डिस्कस हो गए थे बे, वो हाँ तो सर, क्लास में क्लास में मुझे हो दिख गए रहा है थे। सॉल्व है। वो तो 1 2 और Yes, 3 sir. तो वहीं सॉल्व है, वो दिख रहा है, वो तो डिस्कस ही हो गए थे। उसके आगे वाले कर रहे थे मैंने आज, है ना। हाँ वैसे लुकिंग एट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मैं यही मतलब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें अभी क्लास में करना है तो कर सकते हो, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो ये सजेस्ट करता है कि पर क्वेश्चन यू विल स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इफ यू कैन गेट द सम। तो ये घर के लिए दूं वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि घर पे आपके पास फिर भी टाइम रहेगा तो आप फाइट मार सकते हो। अभी क्लास में अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है कि मुझे 5 मिनट में करना है टाइप। तो मैं यस सर। है ना, मतलब वो मतलब इट्स नॉट फेयर कि लाइक आपसे 5 मिनट में एक्सपेक्ट भी कर लूं, अच्छा क्वेश्चन भी दे दूं और 5 मिनट में एक्सपेक्ट भी कर लूं। 2 मुझे बहुत पसंद है। 2 इज जस्ट रैंडम बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट ये सॉल्वेबल है ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्योर मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैनिपुलेशन। तो इसका मैनिपुलेशन स्ट्राइक हो जाए बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ये। तो मुझे तो बहुत पसंद है क्वेश्चन, और प्योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, प्योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ऑलराइट, और कौन सा क्वेश्चन दिया जाए, एक सेकेंड, एक ये दे देता हूं। ये दिस आई कॉल इट अ वियर्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही वियर्ड और अजीब सी फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की यार, मतलब ऐसा। बट ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थोड़े फाइटर से हैं। स्पेशली क्वेश्चन 3 जो दे रहा हूं ना मैं, बुकलेट का है वो, बट बहुत वियर्ड क्वेश्चन है। मतलब उसने कुछ बोला नहीं है, कुछ दिया नहीं है, बट फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर ऐसा। तो 2A का क्वेश्चन 7, ये 3 होमवर्क के लिए दे देता हूँ। रुको एक सेकेंड, एक आध और कुछ मिल जाए अच्छा सा खतरनाक सा। सर 2A का क्वेश्चन 7 तो आपने होमवर्क में दे दिया था, पर अच्छा, डिस्कस 7 वाला दिया था क्या? कल या परसों आपने डाउट लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया सर। 2A का 7 डिस्कस कर लिया? अच्छा, ओके ओके ओके। चलो, अगर जस्ट इन केस किसी का नहीं हुआ हो तो, क्योंकि डाउट सेशन सब अटेंड नहीं करते ना, तो जस्ट इन केस किसी का नहीं हुआ तो अभी लीव इट राइट नाउ। मतलब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो अभी भी, किसी का नहीं हुआ तो। और एक सेकंड, और एक आध क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ, कुछ ठीक ठीक मिल जाए तो। नहीं यार, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का तो नहीं है। एक सेकंड, कुछ मिल नहीं रहा यार अच्छा। ये ट्रिको का हो जाएगा। अरे यार, हाँ ये दे सकता है, इसको लिख लो। मैं और कुछ सोच रहा हूँ।
ये एक और मेरे को ऐसे मिला है क्वेश्चन, मुझे लेवल नहीं पता इसको, बस मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये भी ट्राई करो। ये 4 क्वेश्चन 2 का 7 अगर मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया तो ठीक है, बट दीस 4 क्वेश्चंस सर, आंसर फॉर क्वेश्चन, विच क्वेश्चन अशोक, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हो? नहीं 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 मेरे दोस्त, नहीं नहीं नहीं, आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, आंसर 2 है, बट टू बी एबल टू अराइव देयर इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ जिया, वायर Jia, you will have to share your solution with me. If you could just solve it in 2 minutes, you will have to share the solution with me. Let me see how you did it. क्योंकि ये 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, और अगर तूने 2 मिनट में कर लिया तो दिस इज लाइक जीनियस। हाँ हाँ व्हाट्सएप पे भेजो 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 भेजो, आई वांट टू सी। एक्सीलेंट यार, इतनी जल्दी, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। आज तक मैंने किसी को इतनी जल्दी आंसर देते हुए नहीं देखा। चलो नेवर माइंड, है ना। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। चलो बच्चों, अभी मैं आई विल नॉट बी लाइक अनफेयर टू यू कि मैं ऐसे अभी करके बताओ टाइप, अभी करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, चारों ही अच्छे हैं क्वेश्चन। 1 फिर भी सोच सकते हो, 1 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, 1 हो सकता है, बट थोड़ा सोचना कि ये एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी से नहीं आएगा, क्योंकि दिख रहा है ना ट्राइंगल इनइक्वालिटी में देयर इज नो नथिंग सच दैट ऐसा कुछ मिले। बात समझते हो? देयर इज नो सच वे आई कैन गेट कि लेफ्ट में भी मॉड मॉड मॉड, राइट में भी, तीनों में इंडिविजुअल मॉड। तो इट्स लाइक एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा के डायरेक्टली आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। सेकंड तो प्योर मैनिपुलेशन है, थर्ड वियर्ड है, और फोर्थ इज लाइक 1 and 2 टाइप पे। ये ठीक है, तो मैं थ्योरी ही पढ़ा देता हूँ। चलो इन सर व्हाट इज आशुतोष, इट्स साइक्लिक। साइक्लिक मतलब समझ गए ना, मतलब 1 - 2 2 - 3 3 - 1 ऐसा साइक्लिक समेशन। ओके चलो, तो मैं थ्योरी पढ़ाता हूं। अपन ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी फलाना 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 कर लिया, अब स्ट्रेट लाइन। तो नाउ वी आर डाइविंग डीपर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी आर डाइविंग डीपर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ निश्चित सही है, थोड़ा सोचो इसी बात पे, बट ऐसे करना, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, तो वी आर डाइविंग डीपर इनटू स्ट्रेट लाइंस। अब पहले से थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्पेशली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये चीजें आपको एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से ध्यान देना, जितना आर्ग्यू करना है कर लेना, बट जो मैं बोलूं वो उसको इंस्टेंटली याद कर लेना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और बस अच्छी बात यह है कि जेई इस पे एकदम अगर पूछेगा भी तो एकदम पप्पू चीज पूछेगा, बेसिक लोकस क्या होता है टाइप ऐसी बातें, ठीक है। बट अपन थोड़ा सा और पढ़ ही लेंगे कि जितना कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर पाए। चलो, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 पॉइंट फॉर्म से। बोलो, कैन यू स्क्रॉल अ लिटिल ना? क्या क्या क्या? जरा हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, क्वेश्चन 4 हल्का सा दिखने है। बस सर, थैंक यू सर। ओके, वैसे पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब सुनना, एंड ये भी समझते जाना कि डिफिकल्ट तो है, बट द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज दिस इज न्यू, दैट इज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट। सिंस दिस इज न्यू इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब, बट ऐसे देखा जाए तो कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखना, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, सुनते जाओ बस। लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स AZ1 एंड BZ2। तो वही बात मैं फिर से डिराइव करवा रहा हूं, एंड सॉरी दिस इज AZ1 BZ2 एंड P इज द लोकस वाला पॉइंट, ठीक है। एंड लेट PZ बी लोकस ऑफ लाइन। बच्चों यही करते थे ना वहां पे भी अपन, कि A इंस्टेड ऑफ Z1 में X1 Y1 लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ Z2 में X2 Y2 लिखूंगा, एंड इंस्टेड ऑफ Z में एक वेरिएबल पॉइंट X, Y लूंगा, फिर अपन इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो प्रॉब्लम इस चीज में और इस चीज में क्या है, अपन ने रियल में तो बहुत कितने सालों से 9th 10th से सीखते आ रहे हैं कि रियल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y = mx + c 2 पॉइंट फॉर्म। ये एकदम से नया है, तो यू मे फाइंड इट सरप्राइजिंग कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट सुनते जाओ। सुनो,
अभी कितने बच्चों को समझा? अगर P लोकस ऑफ लाइन है तो A, B एंड P कोलिनियर पॉइंट्स हुए कि नहीं? A, B एंड P हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यस सर। और मुझे याद करके बताओ, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए कॉम्प्लेक्स में कोई कंडीशन लगा सकता हूँ या फिर कोई कंडीशन होती है क्या? आर्ग्यूमेंट 0 या पाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद आ रहा है कुछ बच्चों? अगर Z इस लाइन पे मूव कर रहा है तो मुझे बताओ AP वेक्टर और AB वेक्टर, AP और AB वेक्टर कैसे होंगे? AP और AB वेक्टर, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? AP वेक्टर एंड AB वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 या पाई भी हो सकता है ना, सोच के बता, क्योंकि P कैन बी बिटवीन A एंड B। अगर P यहाँ पे आ गया है ना, तो ये अपन ने करा है वैसे, इफ यू रिकॉल एंगल मेजरमेंट के टाइम पे मैंने ये कराया था आपको, है ना? तो वापस से वही चीज होगा। आई थिंक पाई एंड माइनस पाई आर सेम थिंग आर्ग्यूमेंट वाइज। ओके सर। बात वही होती है ना। तो देखो z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज 0 और पाई। ओके, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? If a complex number has argument 0 और pi, then this complex number is called purely real. Very good, very good। तो ये समझ आया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है पाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो मैथमेटिकली वो उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ये ट्रू होना पड़ेगा। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, मैथमेटिकली इट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। जिसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूं, बस प्लीज सुनना, पेशेंस रखना। ये वाले z बार माइनस Z1 बार को इधर डिवाइड कर दिया और Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बार, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, बस रीअरेंज करके लिखा है। तो इसमें से क्या क्या याद रखना है, क्या क्या करना है, सब समझाता हूं मैं, सुनते जाओ बस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड आई डोंट थिंक इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम द रियल वाला। रियल में क्या होता था देखो ना, थोड़ा रिजेम्बलेंस तो है, जल्दी बताओ। काइंड ऑफ, मतलब ऑफकोर्स सेम नहीं है बट वैसा दिखने जैसा तो है कम से कम। Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इज Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। तो वैसा दिख तो रहा है ना कम से कम, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत खतरनाक कुछ आ गया है। और वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देखो हो क्या रहा है फिलहाल। व्हाट आर वी गेटिंग? Z1 Z2 पॉइंट्स हैं, तो Z माइनस Z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट इज Z2 माइनस Z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट। यहां तक चलेगा बच्चों को? इज दिस ओके? यहां तक ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। अब मैं कुछ डिफाइन करने जा रहा हूं जो बच्चों को हजम नहीं होता है बट आपको करना पड़ेगा, सुन लो, ठीक है? मुझे एक बार सोच के बताना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म। ये टर्म क्या होता है? व्हाट वाज दिस टर्म? स्लोप ऑफ लाइन ना। ये टर्म आता था स्लोप ऑफ लाइन। ध्यान से देखो, ये टर्म आ गई, ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म ये टर्म आएगा ही आएगा, ये टर्म आएगा ही आएगा। तो हमने देखा कि भैया इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, ये है क्या, व्हाट इज दिस? तो हमने याद किया कि अगर ये लाइन बनाता हूं, इफ दिस इज माय लाइन और ये x1 y1 और ये x2 y2 पॉइंट है, तो मैंने बोला y2 माइनस y1 बच्चों ये होता है, x2 माइनस x1 बच्चों ये होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यार ये तो इस एंगल का tan आ रहा है, ये टर्म इज tan ऑफ दिस एंगल, है ना? तो tan ऑफ दिस एंगल को हमने फिर डिफाइन कर दिया कि इस टर्म को हम स्लोप बोलेंगे, है ना? तो ये वाला टर्म जो x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, इफ थीटा इज द स्लोप एंगल देन tan थीटा इज द स्लोप। ये बात समझ पा रहे हो? इफ थीटा इज द स्लोप एंगल देन tan थीटा इज द स्लोप। तो इस चीज को हमने कैसे लिंक किया कि ये tan ऑफ इंक्लिनेशन होता है और इसको नाम दे दिया स्लोप। हाउ इज दिस रिलेटेड टू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन? tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन। ये टर्म केम आउट टू बी दिस। अब सिमिलरली सुनते जाना और आर्ग्यू करना है तो कर लेना। सिमिलरली ये वाला टर्म, ये तो बन ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दिस टर्म इज हियर, और ये बन रहा है। जब भी तुम 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे ये टर्म आएगा ही आएगा राइट साइड में। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? इसका नाम दिया कॉम्प्लेक्स स्लोप। तुमने उधर उसको बोला था कि भैया ये टर्म बार बार बन रही है, इसको देखा ये तो tan ऑफ दिस एंगल आता है, और इसको तुमने नाम दिया था कि अब हम इसको स्लोप बुलाएंगे।
तो इसको स्लोप बुलाते हो मतलब इसको स्लोप बुलाते हो। तो हमने क्या बोला यार, z2 माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार, इसको भी कुछ नाम दे दो। तो मैंने उसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। एंड हाउ इज दिस रिलेटेड टू लाइन का इंक्लिनेशन, जस्ट वेट एंड वॉच, अभी सुनते जाओ। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप एंड यूजुअली डिनोटेड एज म्यू। म्यू ऐसे डिनोट होता है। सो दैट इज म्यू इज दिस नंबर, जैसे y2 minus y1 upon x2 minus x1 was m. This number is, this complex number is the complex slope and given by this. So z2 minus z1 upon उसका conjugate. This is how you find complex slope of line joining 2 points. This is the complex slope of line joining 2 points. ठीक है। मैं पहले एक चीज और ऐसे ही बता देता हूँ, ये इसका यूज नहीं आएगा बट ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका यूज नहीं करोगे आप। अगर मैं चाहूं तो सुनते जाना। कैन आई डिफाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन? क्या मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म बता सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, सुनना। लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट az1 एंड हैज कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू इज, कितने बच्चों को चलेगा सुन लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी, एनीथिंग, बट कितने बच्चों से मेरे लाइक, अबे ऑब्वियसली यही तो आप उधर भी करते थे। अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इस बार वो पूरा कचरा देने की जगह उसने बोल ही दिया कि ये राइट वाला टर्म m है, स्लोप है, तो आप ऐसे लिख देते थे इक्वेशन को। बात तो वही है, पोटैटो या पटाटो, बात तो वही है। तो मैंने सेम चीज बोला कि अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड कॉम्प्लेक्स स्लोप, तो z माइनस z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स स्लोप के बराबर, ये टर्म के बराबर। बट आपने उसकी वैल्यू ही दे दी, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बोल दिया कि उसको म्यू ले लो, तो कितने बच्चों से चलेगा? ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया, है ना। तो हम जो सीखी हुई चीज है उसी को सीख रहे हैं वापस, बट द ओनली पार्ट इज द कॉम्प्लिकेशन इज ये काफी 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 नया है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। दिस इज एंटायरली न्यू टू यू। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को जरा सा भी डाउट है? अगर नहीं है तो अच्छी बात है, कॉपी दिस, कॉपी दिस। तो म्यू का कोई रिलेशन होता है बिल्कुल, यस बिल्कुल होता है, बट वन थिंग एट अ टाइम। मैं एक साथ बताऊंगा ना तो देखना एकदम से ऐसा हो जाएगा कि ये क्या हो गया, तो इसलिए थोड़ा मैं पेशेंस ले लेके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा हैवी है ये, तो इसको लिखो। तो अभी तक हमारा क्रक्स, मतलब जैसे मेनली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर एक पॉइंट है 3+4 आयोटा और एक पॉइंट है 7 माइनस आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा बताओ ए बी का? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्लोप, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रिक्टली। तो दो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हो बच्चों? दिस माइनस दिस, आया ना, z1 माइनस z2 अपॉन उसका कॉन्जुगेट। जल्दी बताओ, इज दिस ओके? कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना है मतलब दिस माइनस दिस अपॉन उसका कॉन्जुगेट, क्या ये चलेगा बच्चों को? देखो कंफर्मेशन दे दो एक बार। यस सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो इसको कॉपी करो अच्छे से। जय, नॉट रियली। तो एक बार सोच जय, जस्ट इमेजिन कॉम्प्लेक्स स्लोप इज एक्चुअली, हाँ ब्रायन सही है, एंड जय कॉम्प्लेक्स स्लोप इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर बट यू हैव रिटर्न इट एज रियल नंबर। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को वेट करो थोड़ा सा। सूर्या नॉट रियली, नो। मैं बताता हूँ ना, क्रक्स ऑफ डिस्कशन में बताता हूँ, डोंट वरी। इसको आराम से कॉपी कर लो। हाँ जय सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।
खुद से डिराइव कर लिया, क्या बात है, आज बच्चे नचा रहे हैं यार। कोनीज थ्योरम भी नहीं कृष्णा, नॉट एग्जैक्टली कोनीज थ्योरम, बोल सकते हो कोनीज रूल भी, बोल सकते हो एक्चुअली कृष्णा, बोल सकते हो कोनीज रूल के बेसिस पर भी बोल सकते हो। चलो तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट बात बता रहा हूं तो सुनते जाना कि ये कॉम्प्लेक्स स्लोप आपके मन में आया ना कि आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो हमने बचपन में सीखा था वो tan ऑफ इंक्लिनेशन होता था। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप, क्या रिलेशन है और क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो जो, अब ध्यान से देखो, ये है क्रक्स ऑफ डिस्कशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ अ लाइन इज inclined at theta with real axis which is as good as saying x axis, but x axis बोलते नहीं क्योंकि अपन argent plane consider करते हैं। if line is inclined at theta with real axis that implies, ये तो आप सबको पता है, ये वाली बात जो लिख रहा हूं, its real slope is tan theta, ये तो सबको ही पता है ना, and its complex slope is cis 2 theta. Not a very pretty result, but an important result. Let's try to understand this. But ये crux of discussion है, ये crux of discussion है, ये बात तो आपको at least याद रखनी ही पड़ेगी, at least this you have to understand and memorize, ठीक है। तो मैंने अभी जस्टिफाई नहीं किया बट सुनते जाओ। तो जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने तो कंप्लीटली वैलिड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लाइन y इक्वल्स टू √3x, पढ़ के ही बताना है बस, ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, ये एक लाइन दी हुई है तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है बताओ, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज द लाइन, यस, इसका कुछ कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा, हाँ, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप, 2π/3। वेरी गुड, 2π/3। वेरी गुड, जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट इज रिटन, तो उसके बेसिस पर तो आंसर कर सकते हैं, रीजनिंग अपन देखते हैं ना, रुको। तो कितने बच्चों समझा, इसका इंक्लिनेशन विद रियल एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि स्लोप इज tan थीटा इज √3, तो थीटा 60 तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप इज 6/2π/3। आई होप सबको चमका हुई, ठीक है। अब क्यों ऐसा, तो जो मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डू नॉट फॉलो दैट, मतलब डू नॉट फॉलो, डू नॉट राइट दैट, फॉलो तो सुन तो लो ही, बहुत अच्छे से देखो। म्यू क्या है बच्चों, z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ म्यू, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ म्यू, सर 1 होगा, है ना, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अबे दोनों मॉड सेम ही होते हैं, मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार सेम होते हैं, तो इनका कैंसिलेशन हमेशा 1 बचेगा, नीचे उसका कॉन्जुगेट ही है, तो म्यू का मॉड तो 1 है, ठीक है, म्यू का मॉडुलस तो 1 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ म्यू निकाल लेता हूं, तो बच्चों देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ म्यू कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये बन जाएगा और क्या है ना, डू यू रिकॉल दिस प्रॉपर्टी बच्चों, यस सर, -1 इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्ग z, याद आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखे रहने दो, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्ग z, तो ये चलेगा क्या बच्चों, यहां तक क्लियर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ म्यू इज 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 क्या है, ये व्हाट इज दिस, तो ये देखो ये z1 है, ये z2 है, तो z2 माइनस z1 कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये रहा तुम्हारा वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर, तो z2 माइनस z1 ये वेक्टर है और उसका आर्ग्यूमेंट मतलब उसका इंक्लिनेशन विद रियल एक्सिस। अबे ये तो स्लोप एंगल है, जो मैंने बोला था कि इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज थीटा, तो म्यू का आर्ग्यूमेंट 2 थीटा आ रहा है, बात समझ पा रहे हो मेरी, म्यू का आर्ग्यूमेंट 2 थीटा आ रहा है, तो म्यू एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्ग्यूमेंट 2 थीटा है, तो इफ अ लाइन हैज एन इंक्लिनेशन थीटा विद द रियल एक्सिस, तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप इज गिवन बाय 6 to थीटा। आर यू फॉलोइंग दिस, क्या ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, बट सिंस
दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन. दिस वॉज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन. तो अगेन आइडियाज वही हैं कि अगर आपको लाइन डिफाइन करना है तो आइदर गिव 2 पॉइंट्स और गिव स्लोप पॉइंट, आइदर गिव 2 पॉइंट्स और स्लोप पॉइंट. ठीक है, तो ये दोनों बेसिस हैं. अब मुझे इसके बिना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा काफी सारी चीजें, तो मैंने ये ऐसे एक्सप्लेन कर दिया फिलहाल. ठीक है, इसका कम यूज आएगा. अब मैं धीमे धीमे जो बिल्ड कर रहा हूँ वो भी सुनते जाओ, मैं बता दूंगा कि सबसे ज्यादा काम किसका आएगा. इसका काम कम आएगा, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है ये डेटा, बट इसके बेसिस पर ही मैं बिल्ड कर पाऊंगा फर्दर. चलो, मुझे नेक्स्ट पार्ट जो बताना उसको भी अच्छे से सुनना. एंगल बिटवीन लाइंस. तो ऑफ कोर्स वी नीड टू स्टडी दिस, क्योंकि इसके बिना आगे आने वाली चीजें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही हैं. एंगल बिटवीन लाइंस. तो एंगल बिटवीन लाइंस याद आ रहा है? tan थीटा इज m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2. CS मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप. ठीक है ना? तो लेट्स से देयर आर टू लाइंस L1 एंड L2 विद देयर रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स स्लोप्स mu1 एंड mu2. अगर रियल स्लोप होते तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला याद है. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस, देन याद आ रहा है दिस वाज द फॉर्मूला. दिस वाज द फॉर्मूला. ठीक है, मैं वही फॉर्मूला डिराइव करवाना चाह रहा हूं, वही फॉर्मूला डिराइव करवाना चाह रहा हूं. बट व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ इट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप्स? क्या होगा अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप है? तो सुनते जाना. ये मान लो L2 है, लेट्स से दिस इज L2 एंड लेट्स से दिस इज mu2 एंड लेट्स से दिस इज L1 एंड इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप इज mu1. ठीक है, तो एंगल बिटवीन लाइंस मतलब बेसिकली दिस एंगल थीटा. चलो ध्यान से देखो, मैं इसको बोल दूं अल्फा और इसको बोल दूं बीटा. अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल्स हैं. तो एज वी कैन सी थीटा इज अल्फा माइनस बीटा. बच्चों जल्दी बताओ, है ना? प्रीटी डैम ऑब्वियस. तो 2 थीटा विल बी 2 अल्फा माइनस 2 बीटा. ऑब्वियसली, मतलब इसमें क्या समझो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनका सिस भी इक्वल होगा, है ना? और अरे ये क्या कर दिया, सॉरी, इन दोनों का सिस होगा. बट सिस की प्रॉपर्टी रिवर्स में यूज कर लो. सिस ऑफ a माइनस बी सिस ऑफ a अपॉन सिस ऑफ b. यहां तक क्लियर है? ठीक है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? लाइन L1 इसका इंक्लिनेशन मैंने अल्फा बोला था, तो mu1 क्या हो जाएगा? अगर इसका इंक्लिनेशन अल्फा है तो mu1 इज सिस टू अल्फा बच्चों, है ना? L2 का इंक्लिनेशन बीटा लिया मैंने, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप टेक्निकली सिस टू बीटा हो जाएगा. आई होप एवरीवन इज क्लियर. यही छाप रहा हूं बस. ठीक है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? सिस टू अल्फा की वैल्यू mu1 है, सिस टू बीटा की वैल्यू mu2 है. तो कितने बच्चों को दिख रहा है? mu1 by mu2 इज सिस टू थीटा. और ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. mu1 is mu2 sis 2 theta. mu1 is mu2 sis 2 theta. mu1 is mu2 sis 2 theta. ठीक है, ये तुम्हारा वही वाला रिलेशन आया है. कौन सा वाला? m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2 का मॉड इज tan थीटा. बट उसमें थोड़ा रियल स्लोप्स थे और tan ऑफ थीटा बनता था. इसमें कॉम्प्लेक्स स्लोप्स हैं और सिस ऑफ 2 थीटा बन रहा है. बट दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू दैट रिलेशन. तो अभी भी क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर बच्चों. सुन लो, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर. आपको याद क्या रखना है? आपको याद क्या रखना है? इफ टू लाइंस पैरेलल. तो ये तो सबसे दुनिया का सबसे ऑब्वियस चीज होता है यार. अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, L1 L2 पैरेलल है, तो डू यू अंडरस्टैंड? अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे. अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे तो उसका मतलब है सिस टू अल्फा और सिस टू बीटा इक्वल हो जाएंगे. तो ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि यार ये मत ही करो यार, ये मतलब ऑब्वियस ही. दोनों के कॉम्प्लेक्स स्लोप्स भी इक्वल होंगे. बट आई रिक्वेस्ट यू टू मेमोराइज दिस. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, what is the condition? mu1 is equal to minus mu2. Yes. Very good. mu1 plus mu2. I hope you understand. mu1 plus mu2 0. यही बोले थे ना? mu1 mu2 minus 1 नहीं, mu1 plus mu2 या फिर mu1 is minus mu2. देखो ना, थीटा को 90 रखो. if two lines are perpendicular, angle between them is 90. तो थीटा को 90 रखो तो mu1 एक्चुअली क्या बन रहा है? mu2 sis pi. Sis pi is minus 1.
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन को तो आपको रटना ही है, ये काम की कंडीशन है। दिस यू नीड टू मेमोराइज। और ऑब्वियस सी बात है इसमें सेकंड वाला, फर्स्ट तो सबको पता ही है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का भी आप डेरिवेशन और रिजल्ट इवेंचुअली वाला इग्नोर कर सकते हो, बट आपको ये याद रखना है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी? सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप 0। बचपन में करते थे प्रोडक्ट ऑफ रियल स्लोप्स -1, दिस इज सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप 0। तो इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। दिस इज अ गुड रिजल्ट, दिस इज अ गुड रिजल्ट। सर बोलिए। यहाँ पे थीटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें अलग आंसर्स नहीं आएंगे? इसलिए मैंने ये वाला याद रखने के लिए नहीं बोला है। इसमें एक अजम्पशन चल रहा है ना, व्हाट इज दैट? इसमें अजम्पशन क्या चल रहा है कि μ1 इज जैसे अल्फा ग्रेटर देन बीटा, वैसा वाला अजम्पशन लिया ना मैंने। हाँ सर। तो और मैंने लिखा भी नहीं कि थीटा इज द अक्यूट एंगल बिटवीन देम, बात समझ रहे हो? मैंने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, और मुझे वो एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा डेटा लिख के मुझे जो काम की चीजें ना मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर अपन उसमें और ज्यादा डीपर घुसेंगे तो अपना ही पोपट होगा। तो मैं काम की एक बात एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ओके। बस उतना डेटा जो हमारे काम आएगा। इसलिए मैं बस ये बोल रहा हूँ, ये याद रखो, ये डेरिवेशन भी सेमी करेक्ट है। इसमें एक छोटा सा असम्पशन है कि थीटा अगर क्लॉकवाइज ले लोगे, इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है ना। थीटा क्लॉकवाइज ले लोगे तो ये वाला लाइन का इंक्लिनेशन मिलेगा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो दूसरा वाला मिलेगा। और इसमें मैंने कहीं थीटा लिखा भी नहीं, एक्यूट एंगल है, तो फॉर द टाइमिंग ठीक है, मतलब गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है वो। बट ये, हाँ बोलो। सर मतलब इस रिजल्ट के लिए जो भी हम डायरेक्शन ले, हमें सेम डायरेक्शन का लेना है ना, मतलब जैसे अगर क्लॉकवाइज नहीं देखो, ये बस वो इसमें गड़बड़ ये है कि आपने ये ले लिया है, समझ लो। आई डिड नॉट डिफाइन इट एज एक्यूट एंगल। तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर मैं मॉड नहीं लगाता तो इसमें भी तो गलती थी क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे क्या पता कौन सा M1 है कौन सा M2 है। तो यू कैन एंड अप गेटिंग एनीथिंग, यू कैन एंड अप गेटिंग एनीथिंग। टेन थीटा अब मॉड लगाया था तो इसलिए कारण वो अक्यूट एंगल आया था। तो यू कैन ऑल्सो गेट नेगेटिव वाला वैल्यू भी आ सकता है कि M1 को 2 ले लिया, इसको ये ले लिया, या फिर इसको 1 या इसको 2 ले लिया, उल्टा कर सकते हो। तो वहां पे अपन ने मॉड लगा के टेन थीटा वाज अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने लिखा भी नहीं अक्यूट एंगल के लिए थोड़ा सा और अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑल आई एम आस्किंग टू डू इज, इससे ये तो वैलिड रहेगा ना, इवन इफ इट इज नॉट इन दिस ऑर्डर ओनली। ऐसा कुछ नहीं कि μ1 इज रोटेशन ऑफ μ2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर डायरेक्शन थीटा। बट मेरा एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता, मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। वो हम कभी यूज नहीं करेंगे, नेवर, ट्रस्ट मी, नेवर आर वी गोइंग टू यूज दैट। सर नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि μ1 और μ2 का जो अल्फा और बीटा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में लेना चाहिए हमेशा। ऐसा कुछ होता है कि दोनों अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा और बीटा तो बस इंक्लिनेशन है, अल्फा और बीटा तो सिंपल इंक्लिनेशन है, तो अल्फा माइनस बीटा थीटा बन जाएगा। बट ये एक इसी चीज के कारण ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर L1 ऐसा होता और L2 ऐसा होता तो ये बीटा हो जाता, ये अल्फा हो जाता। तो यार एंगल नाउ वुड हैव बीन सिस ऑफ -2 थीटा, बस ये बोल रहा हूँ। तो आइदर इट इज सिस 2 थीटा और सिस ऑफ -2 थीटा। उसके लिए आपको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा ना कि L1 मतलब कौन सा वाला ज्यादा इंक्लिनेशन है। आप अच्छा ओके सर, है ना, कि आप μ2 को क्लॉकवाइज रोटेट करके μ1 पे आ रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके μ1 पे आ रहे हो। तो उसके हिसाब से 2 थीटा या -2 थीटा कर लेंगे, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट जो ब्लैक बॉक्स वाला है वो मेरे को डिराइव करवाना था, इसलिए मैंने ऐसे कराया। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके वो ब्लैक बॉक्स, यस सी।
देखो एक सेकंड। ठीक है अभी। चलो ये याद नहीं रखना है, मैं बस आपसे एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया यूज कर सकते हैं क्या, सोच सकते हैं क्या। चलो सोच के बताओ। इफ लाइंस L1 एंड L2 जिनके कॉम्प्लेक्स स्लोप्स हैं μ1 एंड μ2, ठीक है, गिवन लाइंस L1 एंड L2 जिनके कॉम्प्लेक्स स्लोप्स हैं μ1 एंड μ2, और इफ लाइन L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स? कुछ डिराइव कर सकते हैं कि म्यू स्क्वायर इक्वल टू μ1 μ2। हाँ वेरी गुड। यस इतनी जल्दी वाह यार, तुम लोग एकदम प्रो लेवल हो यार, क्या बात है यार, एकदम प्रो लेवल बच्चों यार, इतनी जल्दी आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे देख ही लो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे, सीधी सी बात है, ये L1 है, ये L2 है, तो अब मैं L1 L2 की जगह μ1 μ2 लिख देता हूँ, समझ गए। अरे सो μ1 by μ equals μ by μ2। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब चीजें ऐसे, जेई डजंट रियली केयर अबाउट दिस पार्ट, इतना पूछता नहीं है, मैं आपको बस ऐसी बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कभी क्वेश्चन बन जाए तो हम थोड़ा सोच सकते हैं इस डायरेक्शन में, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो कितने बच्चों चलेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ये वाला लाइन। तो अगर ऐसा बन रहा है तो कितने बच्चों को चलेगा? आपने अभी जस्टिफाई करा कि μ1 को क्या लिख सकते हो, इफ एंगल बिटवीन μ1 एंड μ इज थीटा, अगर μ1 और μ के बीच में एंगल थीटा है तो μ1 को μ सिस टू थीटा लिख सकता हूं, है ना। सिमिलरली μ और μ2 के बीच में एंगल भी क्या है, μ और μ2 के बीच में एंगल भी क्या है, सिस टू थीटा, है ना। तो थीटा तो अपन ने अज्यूम करा है, तो थीटा अपन ने अज्यूम करा है, तो थीटा को कटा दो, तो μ1 by μ इज ऑल्सो μ by μ2, और इससे मिल रहा है μ का स्क्वायर इज μ1 μ2। एक जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, μ इज रूट ओवर μ1 μ2, इससे याद करो रूट ओवर का मतलब क्या होता है? और सर एक दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर। हाँ क्या बात है, वायर 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 वायर, बहुत ही बढ़िया। कितने बच्चों को समझा है कि μ1 इंटू μ2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे बच्चों। दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों? क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, है ना। तो दिस गिव्स यू टू वैल्यूज, रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने बचपन में निकालना सीखा है, वॉट एवर दोज टू वैल्यूज आर द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स ऑफ दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स। ऐसे तो कभी जरूरत पड़ी तो यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं, नोबडी केयर्स अबाउट दिस पार्ट। आई होप ये एग्जांपल समझाओ। तो चलो अपन अपना जो मेन पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में जो मेन चीज सीखनी है वो सिखा देता हूँ, फिर अपन थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। कैनोनिकल फॉर्म, जो देख के वर्ड सुन के तो अजीब सा लग रहा होगा, क्या लिख रहा है पता नहीं। अरे सिंपल जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, जैसे इवेंचुअली अपना कंक्लूजन क्या था बच्चों की, ax plus by plus c equals to 0, ax plus by plus c equals to 0 is the general form of a line,
बस वही देखना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स मतलब इवेंचुअली तुम्हारी लाइन कैसी दिखेगी इवेंचुअली। कोई ऐसे अच्छा सा वर्जन लिख सकते हो, बेटर प्रिटियर ऐसा टाइप का वर्जन। तो देखो यहाँ पे देखो एक लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो बच्चों याद करो, मैंने एकदम आपको 2-3 लेक्चर पहले बताया था, अगर इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन निकालना है, अगर इसी लाइन को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो कितने बच्चों को इधर है, x को लिख दो z प्लस जेड बार बाय 2 और y को लिख दो z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। याद आ रहा है कुछ ऐसा? x इज z प्लस जेड बार बाय 2, y z माइनस जेड बार बाय 2। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसको सुन लो बस, मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे नोटिस करो कि अगर यार यही लाइन है, इसका मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ कि भैया ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कैसा दिखता है, तो लेट्स सी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में क्या बन जाएगा, z को सेपरेट कर लो तो z के साथ l/2 है और m/2 आयोटा है, m/2 आयोटा। z बार को सेपरेट कर लो तो l/2 है और z बार के साथ है माइनस m/2 आयोटा प्लस n इक्वल टू 0। ये ठीक है? इस कचरे को ध्यान से देखना, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। इस कचरे को मैं ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर a असाइन कर दूं क्या? देखो ना x प्लस वाई आयोटा जैसा दिख रहा है किसी को, है ना? इसको मैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर a अगर असाइन कर दूं तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये वाला क्या बन जाएगा, ए बार कॉन्जुगेट बार बन जाएगा। तो लाइन कैसी दिखेगी बच्चों, लाइन a z बार प्लस a बार z प्लस n इक्वल टू 0, ऐसा लाइन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। वेर a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट n के बारे में कमेंट करो, n के बारे में कमेंट। कॉम्प्लेक्स ही रहेगा ना, रियल ही रहेगा ना, क्योंकि ओरिजिनली भी रियल ही था वो, उस पर फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, ए जेड बार प्लस ए बार जेड इज माइनस एन। अब ये दोनों तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट का सम्स क्या होता है, 2 टाइम्स 2x, है ना? तो माइनस एन विल ऑलवेज बी रियल, तो n विल ऑलवेज बी रियल। ठीक है? तो सुनो, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर। ये तो बस बताने के लिए था, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज मस्त इधर है, canonical form or general form of a line, of course complex equation is, this is what equation of line will look like, a bar z plus az bar plus b is 0, where a is a complex number but b is necessarily real number. Are you following this? क्या बच्चों को ये चल जाएगा? अभी तक क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये है, ये पिछले 3-4 मिनट में जो भी मैंने सिखाया, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इस पे फिर भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक लाइन कैसा दिखेगा। सबसे पहले तो ये रट लो, हमने जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने साल पढ़ा है, तो हमको बहुत ऑब्वियस लगता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में अगर ये इक्वेशन दिख जाए तो आपको ये देख के इंस्टेंटली रियलाइज होना चाहिए कि अभी ये लाइन की इक्वेशन है। मेमोराइज इट राइट अवे, दिस इज व्हाट अ लाइन विल लुक लाइक, a बार z प्लस az बार प्लस b इक्वल्स टू 0, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस विल बी अ रियल नंबर, ऐसा। ठीक है? तो इसको कॉपी करो, मैं इस पे और बिल्ड करता हूँ। अच्छा, शायद किसी ने ऊपर का नहीं लिखा है, एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल था, उसको भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड की इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करवा दूं मैं, हमें थोड़ा जेई डायरेक्शन में रखना है। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छे से ऐसे बॉक्स लिख के अच्छे से बोल दूंगा। जैसे ये काम की चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, लोकस डिटेक्शन के काम में आएगा कि भैया लाइन की इक्वेशन कैसी दिखती है। आपको उसने बोल दिया कंसीडर दिस, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका बबलू हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि भैया पता हो। So can I scroll down on the जस्ट अ सेकंड, किसी को वो लिखना हो तो मैंने शायद टाइम नहीं दिया था थोड़ा सा। ये लो, ये लो। वैसे राइट साइड लिखने की जरूरत नहीं है, राइट साइड इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। इस पे जब क्वेश्चन दूंगा ना मैं, तब ज्यादा ध्यान देना। अगर इसके क्वेश्चंस हम कर पाए ना, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ भी गया है और आप अब इसको अब जैसे आपकी इच्छा हो वैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया। अब ध्यान से देखो, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना तो है, ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया एकदम से। अब एक बात मुझे याद दिलाओ, इसको भी आपने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया था। जब भी आपको ये लाइन मिलती थी आप क्या करते थे बच्चों? whenever you encountered this line, सबसे पहले एक डेटा आप निकाल के रख लेते थे। what was that data? सर स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नहीं, बट स्लोप इंटरसेप्ट। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ काम आता था यार, बट ठीक है चलो, मतलब व्हाटएवर इट इज। तो आपने जैसा अब भी बोला कि भैया अगर आपको लाइन दी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका स्लोप, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है और सॉल्व करने में उसका काम आ जाता है। तो अब आपको प्रॉब्लम इसमें क्या, ये स्लोप नहीं है, इसमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? दिस लाइन, अगर लाइन ऐसे फॉर्मेट में दी हुई है तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है ना? तो उसमें जैसे आता था स्लोप होता था -a/b, हमने कंक्लूड करा था। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है बच्चों? -a/a बार। कॉम्प्लेक्स स्लोप इज -a/a बार। और आप तो कैसे याद रखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z, आप ऐसे याद रखेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाई ये कहां से आ रहा है। ऐसा जबरदस्ती लिख देते हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, बट डू नॉट राइट द एक्सप्लेनेशन, डू नॉट राइट द एक्सप्लेनेशन। देखो जैसे वहां पे करते थे दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये है तो by इज -ax - c, तो y इक्वल्स टू -a/b x - c/b, है ना? कितने बच्चों को दिख रहा है? फिर अपन बोलते थे अबे ये तो ये है, फिर अपन बोलते थे कंपेयर, प्रॉपरली स्लोप फॉर्म से कंपेयर करके फिर कंक्लूड करते थे कि -a/b इज द स्लोप, है ना? याद आ रहा है? कंपेयर करके। तो why is this any different from this? कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ये देख लो। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? प्रॉपर स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, अब भी अपन ने देखा था ना बच्चों, z - z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट इज स्लोप म्यू। दिस इज द लाइन विच है स्लोप म्यू। प्रजस यार अपन x और y में नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन z एंड z बार ओनली। अपन z वाइट के टर्म्स में कर रहे हैं, x प्लस y डाल के नहीं कर रहे हैं अभी। वो x प्लस y डालना कैन बिकम वेरी लेंथी समटाइम्स, कैन बिकम लेंथी। तो मैं आपको सब कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिखा रहा हूँ। कितने बच्चों को याद है ये लाइन होता है जिसका स्लोप म्यू होता है? देखो ना स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये जो लिखा था ये वाला, लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड हैविंग कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू, दिस इज व्हाट इट इज गिवन बाय, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू है। तो कैन आई से कि दिस इज द लाइन व्हिच हैज कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू एंड पासिंग थ्रू z1, तो z - z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट इज म्यू। तो ये लाइन को थोड़ा सा लिख लो बस, म्यू z बार माइनस म्यू z1 बार, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, तो z माइनस म्यू z बार प्लस म्यू z1 बार माइनस z1 इक्वल्स टू 0। कितने बच्चों को समझ रहा है कि दिस इज व्हाट द लाइन का इक्वेशन शुड बी? बट इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन क्या है बच्चों? a बार z प्लस az बार प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये बात समझ आ रही है कि अगर ये लाइन और ये लाइन सेम ही बातें हैं तो इन दोनों को क्या करोगे? कंपेयर। तो कंपेयर करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ z बार इक्वल्स टू जो भी कचरा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा कॉम्प्लेक्स स्लोप आ गया। क्या आ रहा है जब बच्चों? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप? -a/a बार, -a/a बार। इज दिस ओके? कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन इज -a/a बार। क्या ये चलेगा? सो द मिनट यू इनकाउंटर अ लाइन, उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप हमेशा निकाल के रख लेना। तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू कीप ट्रैक ऑफ दिस, ये ऐसी की तैसी। हमें क्रक्स ऑफ डिस्कशन याद रखना है, हमें क्रक्स ऑफ डिस्कशन याद रखना है बच्चों। ये होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो जब भी आपकी लाइन आ जाए कैनोनिकल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, और आपको जनरल फॉर्म में ही आएगा क्वेश्चन अगर आया तो -a/a बार या फिर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार अपॉन z, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है। ठीक है? अब बच्चे ने एक बोला था कि सर अपन तीन चीजें निकालते हैं। कौन से? आप निकालते हो कॉम्प्लेक्स स्लोप, आप निकालते हो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों?
रियल, वैसे ये इसकी जरूरत नहीं है, फिर से मैं लिख देता हूँ। काम की चीज क्या है, इसमें सारी चीजें काम की नहीं है। जेई डजंट केयर, जो केयर वाली बात है उसको मैं अच्छे से रेड बॉक्स लिख के इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, बाकी जो काम का नहीं है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस थ्योरी में। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि रियल इंटरसेप्ट, अगर कोई बोलता है रियल इंटरसेप्ट तो ध्यान से सुनो। रियल इंटरसेप्ट मतलब क्या, रियल इंटरसेप्ट मतलब क्या, ये जो आपका लाइन है ये वाला डिस्टेंस इज रियल इंटरसेप्ट, दिस लेंथ इज रियल इंटरसेप्ट। बात समझ पा रहे हो है ना? अब मुझे जरा सोच के बताना आराम से, टेक योर टाइम। तो हम इसको रियल में कैसे करते थे? रियल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट, बात वही है। क्योंकि भले कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाओ या फिर रियल प्लेन बनाओ, रियल बनाओ चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाओ, ये लाइन उसमें भी ऐसी दिखेगी इसमें भी ऐसी दिखेगी, दोनों सेम ही दिखेंगे। मुझे तो तुम बताओ कि तुम अच्छा नहीं, ये रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका पहले एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो ये एकदम से डाउट हो जाएगा आप लोगों को। एक सेकंड, एक बड़ा सा नोट, एक बड़ा सा नोट पहले लिख देता हूँ, ये जितना जल्दी बता दूं उतना अच्छा है। टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है ऑफ टू कर्व्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दो कर्व गिवन है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, तो क्या करो, गेट नहीं, सॉल्व फॉर z by eliminating z bar, this is the way to do it। हाँ जय सही था, वो जय इज करेक्ट, बट उसके पहले मैं ऐसे थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, ये काम की चीज है थोड़ी सी, ये नोट भी सुनो। टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स, सॉल्व फॉर z, बट ज्यादा काम का है एलिमिनेट z बार। तुम z बार को एलिमिनेट करोगे तब तुम्हारा खाली z बचेगा, और खाली z बचेगा तो तुम्हारा प्रॉपर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। देखो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, बहुत सिंपल सी बातें, ये बहुत ऑब्वियस सी बातें, बट एकदम से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो इसलिए वियर्ड लगता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो इस कर्व पे घूम रहा है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर इज मूविंग ऑन दिस कर्व, होगा कुछ लोकस पता नहीं, ऐसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो इस वेरिएबल कर्व पे घूम रहा है, मतलब सॉरी इस कर्व पे घूम रहा है, एक वेरिएबल पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z ढूंढना है जो इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है ना। तो ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट बोले तो x, y, और x, y बोले तो z, तो you just need to solve for z, but what is the condition की eliminating z बार? सुन लो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, z का मतलब होता है x, y, x प्लस y होता है मतलब x, y, z बार का मतलब होता है x, माइनस y, तो इंटरसेक्शन पॉइंट x, y है कि x, माइनस y इंटरसेक्शन पॉइंट, बोलो बच्चों। x, y है। तो मतलब ये तो समझना कि तुम्हें x, y मतलब z निकालना है, बट व्हाट इज द नीड टू गेट rid ऑफ z बार? अबे ऑब्वियसली हाउ कैन यू हैव x, y in terms of x, minus y and call it an intersection point? अगर z बार के टर्म्स में ही लिखा हुआ है तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ी बोलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? इफ z is in terms of z bar, that means x, y तुमने x, minus y के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो is it truly an intersection point? बोलो, is it truly an intersection point? नहीं यार, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब तो प्रॉपर z इक्वल्स टू कुछ ऐसा आ जाना चाहिए कि मैं बोल दूं x3 और y4 है, बट z आ रहा है कि दिस इनटू z बार, तो ये तो स्टूपिडिटी होगी ना, हमारी बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, z बार को हटाना ही है। व्हेन यू गेट रिड ऑफ z बार, द ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट ओवर इज z, और अगर z बच रहा है तो z को सॉल्व कर लो, सीधी बात। ये टिप याद रखना बच्चों, यू नीड टू मेमोराइज दिस टिप, ये भी काम की बातें हैं। तो जैसे कोई दो लाइंस दे दे आपको, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, c बार z प्लस c z बार प्लस d इक्वल्स टू 0। वैसे ये मेहनत का काम है तो कोई करता नहीं है, बट अगर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला है तो कितने बच्चों को समझ रहा है सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? इसमें c का मल्टीप्लाई करो, इसमें a का मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें c का मल्टीप्लाई करो, इसमें a का मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो z आ रहा है cb माइनस ad अपॉन ca बार माइनस ac बार, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। बात समझ आया? गेट रिड ऑफ z बार, गेट रिड ऑफ z बार, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो जैसा कि अपन बोल रहे थे, ये देखो ये वाला कंक्लूजन कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अगर किसी ने बोला है कि रियल इंटरसेप्ट, तो तुम मुझे बताओ जब अपन एक्स वाई प्लेन में काम करते थे तो रियल इंटरसेप्ट के लिए आप एक्चुअली मतलब एक्स इंटरसेप्ट के लिए करते क्या थे? अगर ये लाइन है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते थे बच्चों? y को जीरो 0 पुट कर दो। कोई मुझे बताएगा वाई को 0 रखते क्यों थे? वाई क्यों 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 भाई? so because x axis का इक्वेशन y इक्वल टू हाँ, अरे भाई आप इस लाइन को इस लाइन से सॉल्व करते थे, याद आ रहा है? इस लाइन को इस लाइन से सॉल्व करते थे और y को 0 रखना मतलब आप एक्चुअली x एक्सिस से सॉल्व कर रहे हो और x एक्सिस से सॉल्व करना है सेम एज पुटिंग y 0। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर आपको रियल इंटरसेप्ट निकालना, अरे बाप, अगर आपको रियल इंटरसेप्ट निकालना है मतलब लेट्स से लाइन गिवन है a बार z प्लस ए जेड बार प्लस b इक्वल्स टू 0 और इसका रियल इंटरसेप्ट निकालना है, तो रियल इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको इसको किस लाइन से सॉल्व करना पड़ेगा? z इक्वल्स z बार। वेरी गुड, क्या बात है यार। रियल इंटरसेप्ट के लिए आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा रियल एक्सिस से, है ना? रियल एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल मत डरना। देखो, सॉल्व लाइन विथ रियल एक्सिस, सॉल्व लाइन विथ रियल एक्सिस, बट रियल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? रियल एक्सिस की इक्वेशन मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन। तो मुझे याद दिलाओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी? y इक्वल्स टू 0। बट हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, y की जगह z माइनस जेड बार बाय 2 आइटा रखो तो z इक्वल्स टू जेड बार। समझ आ रहा है? तो रियल एक्सिस सॉल्विंग विथ रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस की इक्वेशन क्या है? z इक्वल्स टू जेड बार इज द इक्वेशन ऑफ रियल एक्सिस। तो आपके पास लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है और रियल एक्सिस गिवन है, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? एलिमिनेट जेड बार। तो जेड बार एलिमिनेट करना है तो यहाँ से जेड बार उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो जेड बार को एलिमिनेट करना है तो जेड बार को जेड ही रखा है, तो जेड कितने बच्चों को दिख रहा है? माइनस ए अपॉन ए प्लस ए बार बन रहा है। ये तुम्हारा रियल इंटरसेप्ट है। बच्चों को चलेगा? यस बच्चों को चलेगा, है ना? तो फिर रियल इंटरसेप्ट आ गया, तो इमेजिनरी इंटरसेप्ट बताओ कि कितना ऑब्वियस लग रहा होगा कि सर हाँ, एक बार अच्छे से समझ लो तो फिर ये वही चीज है, बस आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर रहे हो, दैट इज ऑल। तो इमेजिनरी इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? यू हैव टू सॉल्व विथ z इक्वल टू माइनस जेड बार। सॉल्व विथ इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस आई डोंट थिंक अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, z इक्वल्स टू माइनस जेड बार, क्योंकि y एक्सिस हो गया इमेजिनरी एक्सिस, तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है z प्लस जेड बार बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे साइड में एक्सप्लेनेशन। तो इसका सॉल्विंग कैसा हो जाएगा? सॉल्व, तो z बार की जगह माइनस जेड रख दो, तो z बार की जगह माइनस जेड रखोगे तो आई थिंक अब z आ रहा है कुछ ऐसा, b अपॉन a माइनस ए बार, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ये आर बी गोइंग टू मेमोराइज एनी ऑफ दिस? ये वाला कचरा अपन मेमोराइज करें क्या? फिर से रेड बॉक्स बना देता हूँ चलो मैं, ताकि आपको क्या इंपॉर्टेंट है और क्या जस्ट अपन ऐसे ही एप्लीकेशन है वो ऐसे डिस्टिंक्शन कर देता हूँ कि यहाँ तक तो चलो लिख चुके थे, ये दोनों पॉइंट भी लिख लो। राइट दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो, राइट दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो, राइट दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो। तो ये थोड़ा अपना हैवी वाला जो वर्जन था, जो अपना हैवी कॉन्सेप्ट था, वो अपना ओवर हो गया। ये सड़ा कॉन्सेप्ट बहुत हैवी होता है, बच्चों को नहीं स्ट्राइक करता। अगर आपको स्ट्राइक करा तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर कर सकते हो। इसके ऊपर अपन ने लिख लिया था दोस्त, वो कॉम्प्लेक्स स्लोप वाला नोट नहीं करता मैंने। अच्छा ओके, लिखो जल्दी लिखो। ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स स्लोप वाला पॉइंट, ये दोनों आपको कॉपी करना है। एक क्वेश्चन देके जाऊं क्या, ट्राई करोगे? भव्य, ऐसे वैसे तो मैं 2 क्वेश्चन ऐसे खुद के दे रहा हूं और बाकी होमवर्क में ग्रुप पे अपडेट कर देता हूं। यस सर, नोट है ना? अभी इसको आराम से कॉपी कर लो, थोड़ा ग्रुप पे मुझे बट प्लीज एक बार रिमाइंड कर देना, मैं सच में भूल जाता हूँ। 2:30 1-2 बच्चे से मैसेज ड्रॉप कर दोगे ना तो मैं पक्का उसी टाइम अपडेट कर दूंगा, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाता है। अभी चलो मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू लाइक थिंक अबाउट इट, अच्छे से सोचना, और जो भी आंसर आ रहा है आपका, डू शेयर योर आंसर विथ मी, डू शेयर योर आंसर विथ मी।
रचित अच्छा एक काम करो, रुको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ और एक क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ जब तक आप कॉपी करो। फाइंड, सोच समझ के बताना, और ये क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट मेमोराइज दिस, ये क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट मेमोराइज दिस, ये क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट मेमोराइज दिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू mod z equals to r at, इसको आप कैसे डिराइव करोगे? प्लीज डू नॉट इवन थिंक अबाउट कन्वर्टिंग दिस इनटू रियल फॉर्म। आपको रियल में जाना ही नहीं है, मुझे चाहिए आप प्योर कॉम्प्लेक्स में डिराइव करो। डू नॉट इवन थिंक अबाउट x प्लस वाई आयोटा या फिर x1 y1 या फिर t इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे। आई वांट यू टू डिराइव इट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट a z1, कॉम्प्लेक्स में डिराइव करना, नो कन्वर्टिंग इनटू रियल एंड इंटरप्रेटिंग फ्रॉम रियल, कॉम्प्लेक्स में डिराइव करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसी पे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर बिल्ड करेंगे। मैं होमवर्क अभी दे देता हूँ, रुको। सही बात है, कहे 1-2 मिनट अगर एक्सटेंड हो रहा है तो वजन दो। तो वैसे अपना थोड़ा सा और ज्योमेट्री हुआ है बट ज्यादा नहीं हुआ है। चलो मैं दे देता हूँ, वंसी में से कुछ और क्वेश्चंस बच रहे होंगे तो दे देता हूँ। और मुझे याद नहीं वंसी में से क्या क्या दे चुका हूँ मैं, आई डोंट रिमेम्बर। शायद नहीं दिया होगा। तो लीव कर सकते हैं। हाँ ये होमवर्क, हाँ ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा तो होमवर्क वहां से चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद वंसी 2 में से पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, में से 1 2 5 तो हो गया था, 6 नहीं दिया था शायद, 7 बाकी अभी अपना, और 12 नहीं सर्कल अभी नहीं सीखा है, 16 शायद दे चुका हूँ, पता नहीं। फिर 2B पे आते हैं, तो 2B में कौन सा चलेगा, ये नहीं 7 में शायद दे चुका हूँ, पता नहीं। 10 11 12 17, उसके बाद 2C में क्वेश्चन 1 देता हूँ। रियल में नहीं रियल में अभी तो नहीं दे सकता मैं क्वेश्चन 1 नहीं, जब तक मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स में नहीं सिखाऊंगा तब तक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो 2C का 9 15 सुपरस्टार 15 दे चुका हूँ शायद, मैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मैं किस बैच में दिया था। हाँ तो 15 दे दिया सर, 2A का 16 और 2B के भी 17 छोड़ के सब दे दिया। अच्छा तो एक्सरसाइज 3 में से देता हूँ। चलो अब काफी टाइम हो गया एक्सरसाइज 3 को अपन ने टच ही नहीं किया है, तो एक्सरसाइज 3 में से आई थिंक यू कैन डू 24 25 और आधे तो मिसप्रिंट है, 33 भी देख चुका हूँ, याद है मुझे। अच्छा एक काम करो, इज दिस गुड इनफ, ये सही रहेगा तो चलो मैं ऐसे ही थोड़ा उंगली कर जाता हूँ। 36 इज अ ग्रेट सम, लेट्स सी, कोई परेशानी नहीं उंगली करने में। 41 इज अ ग्रेट सम, बहुत मस्त सम है, हिंट यूज कर लोगे तो आ सकता है। उसके बाद 43 इज अ ग्रेट सम, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। अभी इससे ज्यादा मत करना कुछ, ठीक है। आर्ग Z1 गिवन है, नहीं यार मानवी आर्ग Z1 की जरूरत ही नहीं है मानवी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देख एक सर्कल है जिसपे एक पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना आना चाहिए। तो आपको रियल में तो पता ही था ना कि अगर ये P पॉइंट x1 y1 है तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू अप्लाई t इक्वल्स टू 0, जस्ट इमेजिन कि अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो क्या क्या डेटा चाहिए रहेगा, सोचना, ठीक है। डिराइव करो, मैं ये बोल रहा हूँ डिराइव सर करो। OA का म्यू निकाल के हाँ कुछ नहीं, सोच क्या हाँ सोच क्या, ठीक है। सर आपने क्लास के स्टार्ट में जो सम्स दिए थे उसमें एक सेकंड वहाँ था जिसमें आपने बहुत रैंडम सम है सर, मेरे को शायद से उसका आंसर आएगा, क्या मैं आपको मेथड भेज सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ? डेफिनेटली सॉल्यूशन वो वाले ना, Z1 Z2 वाले का। हाँ सर 1 प्लस अगर सॉल्व हो गया तो बिल्कुल भेजो भाई, वो इतना आसान नहीं है। आई कुडंट डू इट इन 2 मिनट्स, इट टुक मी लाइक 15-20 मिनट्स टू गेट देयर। वो भी मतलब बस किस्मत से आ गया, आई वाज जस्ट रैंडमली स्क्रैबलिंग ऐसे। इसमें शॉर्ट में सर मैं आपको सॉल्व करके भेज। हाँ आराम से व्हाट्सएप पे मुझे फोटो खींच के भेज देना। बोलो
सो अगर एक ट्रायंगल है, हाँ एक सेकंड सर। हाँ सर अगर एक ट्रायंगल है एंड उसके मतलब हम लोग उसके कोसाइन मतलब हर एक एंगल का कोसाइन निकाल रहे हैं एंड उसका मॉड ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उनका सम इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड कॉस ए प्लस मॉड कॉस बी हाँ सर। प्लस मॉड कॉस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। प्रूव करना पड़ेगा यार, मतलब तो मतलब कोसाइन रूल यूज करके करना पड़ेगा। कोसाइन रूल या फिर ट्रायंगल। अच्छा एक काम करना, ऐसे सोचना कि अगर तू मॉड ही ले रहा है तो एबीसी को अक्यूट ही ले लेना। हाँ सर। तो इन अक्यूट ट्रायंगल यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई cos a plus cos b plus cos c is greater than equals to 1 टाइप। तो एक काम कर, जेंसन इनइक्वालिटी अप्लाई कर लेना, इट्स अ डाउनवर्ड इनइक्वालिटी ना। तो cos a प्लस नहीं यार, इससे लीस्ट नहीं निकलेगा, मैक्स निकल जाएगा। नहीं यार डाउनवर्ड है तो उससे निकल जाएगा सर a क्योंकि plus b। मुझे सेकंड सम का ऑलमोस्ट आंसर आ गया, मैं ये स्टेप पे आके अटक गया हूँ कि मतलब अच्छा मॉड नहीं नहीं कॉस ए। नहीं, मैं समझा। तेरा एक्चुअली जो आ रहा है मेरे को समझ गया तू क्या कर रहा है। आई अंडरस्टूड। तेरा ये आ रहा है, वापस चेक हाँ कर, हाँ सर, हाँ है सर। ना। तो मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, मॉड हटा दे अपने कन्वीनियंस के लिए, मॉड हटा दे, नहीं तो अच्छा ये समझ सॉल्व गया नहीं। समझ गया, हो गया हो गया हो गया तो सर। क्वाड्रेटिक बना ले, हाँ सर। cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 में क्वाड्रेटिक बना, शायद हाँ उससे सर, आ हाँ जाए, सर। है ना। सोच के देख इस डायरेक्शन में। चलो टाटा। हेलो सर। हाँ सर आज आपने जो 7th सम किया था स्टार्टिंग में लास्ट हाँ क्लास के होमवर्क में से, हाँ तो हाँ, उसमें हम लोग सिस से भी कर सकते हैं ना? मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय वेयर आर यू अप्लाइंग सिस का। लाइक अभी जो ये सारे जो भी कॉर्नर्स बनेंगे उनके लिए हाँ हम लोग लिख सकते हैं z0 प्लस सिस 2 z पाई नॉट आर। से रोटेशन, हाँ, उसके ऊपर से फिर पोजीशन वेक्टर से वैसे कर सकते हैं। ये बोल रहे हो ना, z2 माइनस z नॉट अपॉन z1 लाइक हर एक का पोजीशन वेक्टर आई कैन राइट एज z0 प्लस सिस 2 पाई आर बाय 3n। नहीं 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 नहीं, हर एक का पोजीशन वेक्टर कैसे कैसे कैसे, नहीं 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 नहीं, हाउ डू यू कम टू दैट। लाइक नहीं, अगर सबका यू कैन राइट ऐसे, देख अगर तू कोनीज रूल लगाएगा भी तो z2 को z1 के टर्म्स में लिख सकता है, तू सबको z0 के टर्म्स में नहीं लिख सकता लिटरली, क्योंकि मैं इसको रोटेट करके भी तो लिख सकता हूँ सारे वर्टाइसेस को, तब भी स्टिल इट विल बी अ रेगुलर 3n कॉन। तो यू कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ z0 एंड z1 इफ यू वांट, you can express everything in terms of z0 and z1 if you want, and cis सर 2 तो फिर उसमें ब्रैकेट में सिस 2 पाई बाय n प्लस कुछ के लिख देंगे तो बाद में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और वैसे भी उसका प्रोडक्ट सब जीरो ही आ रहा है। हाँ ठीक है, श्योर चलेगा चलेगा, अगर वैसे सिंप्लीफाई करके आ रहा है तो बिल्कुल चलेगा, वो गलत नहीं है। बट वो बच्चा जो बोल रहा है ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे प्योरली इन टर्म्स ऑफ z0, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना आपको, z1 के टर्म्स में z2, फिर z3 इन टर्म्स ऑफ z2, ऐसे जैसे भी आपको लगे चल जाएगा। सर उसमें प्रॉब्लम क्या था, मुझे अभी समझा नहीं। देख अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंट्रोइड z0 है, तो मैं इसके वर्टाइसेस z0 के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, सोच के बता। हाँ बट लाइक अगर हम एक और फिक्स करना पड़ेगा ना। हाँ, और फिर अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल में माने, जैसे हमने कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो सेम ही रहेगा ना, तो अगर मैं मानूं कि इसका हाँ इस डायरेक्शन में ही ले रहा हूँ मैं सब कुछ, हाँ ठीक है, तो बात तो वही हुई ना, तू तब भी कोनीज रूल लगाएगा, मान ले कि z माइनस z0 अपॉन z1 माइनस z0 इज सिस 2 पाई बाय n, यही लगेगा ना। तो वही ना, अभी भी बात तो वही है ना कि z2 z1 के टर्म्स में आ ही रहा है ना, मतलब z1 का टर्म तो आ ही रहा है ना, मतलब तू कुछ भी कर ले। सर मैं बाद में आपको हमारा सॉल्यूशन भेजूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ अगर तूने कुछ करके रखा है वर्किंग, लेट मी चेक कि एग्जैक्टली व्हाट यू ट्राइंग टू से, मैं बता दूंगा। श्योर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय।